आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। आज के महत्वपूर्ण चर्चा में मैं आज के पैनल में शामिल राकेश त्रिपाठी जी का स्वागत करता हूं। त्रिपाठी जी नमस्कार। नमस्कार। शशांक कल्पना जी। श्रीवास्तव जी हमारे साथ। जी, शशांक श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। और किशोर जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और आज की जो नमस्कार। चर्चा है वह है यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा जो फ्लैट आवंटित किए गए हैं और 2013 में जो स्कीम आई थी, उन फ्लैट वायर्स का जो दर्द है, सुविधाओं को लेकर या सिस्टम को लेकर, या जो भी उन्होंने यंत्रणा झेली है सरकारी सिस्टम के जरिए, आज उस पर हम बात करेंगे और ये बताएंगे कि पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा, मेरे ख्याल से पूरे देश में सबसे बड़ा यमुना विकास प्राधिकरण है, जो इस समय मेरे ख्याल से गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा तक फैला हुआ है। और उसमें पूरे प्रदेश का जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो 26% पूरे गौतम बुद्ध नगर में है, और उसमें भी काफी हिस्सा यमुना विकास प्राधिकरण में आ रहा है। वहाँ जेवर एयरपोर्ट भी बन रहा है, औद्योगिक इकाइयां डेवलप हो रही हैं। लेकिन 2013 में जो प्राधिकरण की फ्लैट की स्कीम आई, उस स्कीम के तहत लोगों को जो इच्छा थी कि वो जल्दी से जल्दी वहां बसें, रहें, सुविधा हो, तो वहां पर अभी तक बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनको सरकारी सिस्टम के जरिए उनको झेलना पड़ रहा है। और हमारा ये फर्ज बन जाता है कि हम सरकार के सामने, प्राधिकरण के सामने उन फ्लैट बायर्स की, फ्लैट ऑनर्स की दर्द को सामने रखें। और सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं राकेश त्रिपाठी जी से। राकेश जी, ये बताइए कि जो स्कीम यमुना विकास प्राधिकरण की आई थी सबसे पहले 2013 में, वो किस तरह की स्कीम थी, कौन कौन से फ्लैट थे, और जिस कैटेगरी में आपको मिला, ऐसा कोई केस स्टडी भी बताइए जिससे लोगों को दर्द का, दिक्कत का एहसास होता हो। त्रिपाठी जी। कल्पना जी, सबसे पहले मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस मंच के द्वारा हमें अपनी समस्याओं को रखने का मौका दिया। जी। ये स्कीम 2013 में आई है हम्म। और इसमें तीन कैटेगरी के फ्लैट थे। ईडब्ल्यूएस के थे, जनता फ्लैट थे, एलआईजी और एचआईजी फ्लैट, एमआईजी फ्लैट थे। जी। जिसमें हम लोगों ने एमआईजी फ्लैट में फॉर्म भरा था 2013 में, जिसमें हम लोगों को वादा किया गया था कि 2017 में आपको फ्लैट आवंटित कर दिया जाएगा, कब्जा दिया जाएगा। हम्म। लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी हम लोगों को कब्जा नहीं दिया गया। हम्म। 2021 में इन्होंने हम लोगों को एक चेक लिस्ट प्रोवाइड किया कि आप जो है अमुक औपचारिकताएं पूरी करते हुए पैसा जमा करें और आप फ्लैट का कब्जा लें। हम्म। जबकि उस समय स्थिति ये थी कि हम्म। फ्लैट जो है कंप्लीशन भी नहीं हुआ था फ्लैट का। कोई भी फ्लैट होता है, अथॉरिटी होती है, चाहे नोएडा अथॉरिटी हो, चाहे ग्रेटर नोएडा, तो चाहे दिल्ली विकास प्राधिकरण हो, बिना कंप्लीशन दिए कभी भी फ्लैट का आवंटन नहीं होता है। हम्म। पता नहीं किस उसमें जल्दबाजी में बिना किसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिए फ्लैटों का आवंटन किया गया हम्म। और हम लोगों ने उसमें पैसा जमा किया। इन्होंने कब्जा के समय हम लोगों से 1,25,000 रुपए हम्म। केवल आरडब्ल्यू के नाम पे दिया 2021 में। हम्म। जबकि अभी तक हम लोग वहां पे कब्जा, कुछ आवंटियों को 5 या 7 लोगों को कब्जा दिया गया। हम्म। आरडब्ल्यू के नाम से 1,25,000 रुपए दिया गया। हम्म। कार पार्किंग के नाम से 1 लाख रुपए दिया गया 2021 में। लेकिन कब्जा आज तक पार्किंग का ड्रॉ तक नहीं किया गया। हम्म। और वहां की स्थिति ये है कि हम्म। जब हम लोगों ने सारी औपचारिकताएं करा के रजिस्ट्री कराया, रजिस्ट्री हम्म। कराने के बाद जब हम्म। हम फ्लैट को देखने गए तो वहां लिफ्ट भी नहीं लगी हुई थी, जबकि ये मकान 15 मंजिल के फ्लैट हैं। वहां अच्छा। पे लिफ्ट की का भी कोई प्रोविजन नहीं था। हम्म। और स्थिति ये थी कि हम्म। जब हम लोगों ने काफी दबाव बनाया तो उन्होंने हम्म। एनओसी के लिए अप्लाई किया और 10 अप्रैल 2023 को लिफ्ट के लिए एनओसी उनको मिला। अच्छा। और उसके बाद हम लोगों को फ्लैट का कब्जा किया। 2021 से हमारे पैसे का केवल मिस यूज ये लोग करते रहे।
और हमें कब्जा फ्लैटों का नहीं दिया। और कब्जा देने के बाद स्थिति ये रही, वहां जब कब्जा हम लोगों ने लिया, ना वहां पे बिजली का कनेक्शन, ना पानी का कनेक्शन, मतलब कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं थी। इसके संदर्भ में मैं सीओ साहब से जाकर मिला, तो उन्होंने पानी के लिए कहा, व्यवस्था के लिए कहा कि भाई पानी की व्यवस्था कराई जाए। पानी का ये रहा कि जब घटिया स्तर का कंस्ट्रक्शन हुआ है और जब हम लोगों ने पानी चालू कराया गया तो सारे पाइप जो है इनके फट गए थे। फटने के बाद पूरे घरों में पानी भर गया था, सीढ़ियों में पानी भर गया था, और स्थिति हुई पूरे फ्लैटों में सीपेज आ गया। अच्छा। सीपेज के कारण फ्लैट बिल्कुल जर्जर अवस्था में होते चले गए, और हम लोग इनसे अनुरोध करते रहे कि भाई सीपेज आपके टेस्टिंग में हुआ है, इसको आप पूरा कराइए। लेकिन उन्होंने इस पर कोई विचार नहीं किया, जबकि 5 साल तक इनकी गारंटी होती है। जब टेस्टिंग में कोई फॉल्ट आता है तो इनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन प्राधिकरण अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरीके से भाग रहा है। दूसरा, कोई भी फ्लैट आवंटित किया जाता है, वहां पे मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे स्कूल। भाई बच्चे वहां पे कहाँ जाके पढ़ेंगे? वहां पे कोई स्कूल नहीं है, कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं है, कोई पार्क नहीं है। केवल फ्लैट आवंटित करके दे दिया गया, जैसा है जहाँ के आधार पर जाके रहो। तो इस तरीके से हम लोगों को, आवंटियों को ठगा गया है वहां पे। तो तो स्थिति बड़ी ही। जिस समय ये 2013 में आवंटित हुए थे, तो आपका जी, फ्लैट एमआईजी था कौन सा, और कितने की कॉस्ट थी उस समय, और आज की डेट में क्या कॉस्ट है? एमआई की थी 27,86,000 रुपए कॉस्ट थी, हम्म। जिसको हम लोगों ने बैंक से लोन लेकर के उसको चुकता किया था। हम्म। और किराए के मकानों पर हम लोग रह रहे थे। हम्म। और मतलब हर आदमी उम्मीद करता है कि अपना फ्लैट होगा, अपने फ्लैट में रहेंगे। मतलब कि एक तरफ हम मकान का किस्त देते रहे, दूसरा तरफ जो है ईएमआई, फ्लैट की ईएमआई देते रहे, और कब्जा हमें जो है बहुत मुश्किल से 2023 में जाकर के दिया इन्होंने कब्जा। और आज फ्लैट भी आज रहने लायक नहीं है, प्लास्टर झड़ता रहता है, सीपेज पूरे घर में फैला हुआ है, बहुत दयनीय पोजीशन में फ्लैट हैं। हम्म। शशांक जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये स्कीम आई थी तो आपने क्या सोच के अप्लाई किया था उस समय, और वहां सर पर मैं क्या मौके पर जाकर देखा गया क्या है, या प्राधिकरण ने कहा कि आप जाके देखिए जब फ्लैट बन गए, और जब ये समस्याएं आई आपने अधिकारियों से संपर्क भी साधा होगा, तो उन अधिकारियों का क्या जवाब? जी शशांक जी। थैंक यू सर, आपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें कनेक्ट करने का मौका दिया अपनी बातों को रखने के लिए। सर जी। सबसे पहली बात कि पहले उस समय सर बहुत ज़्यादा इशू आते थे, लोगों को फ्लैट में कब्जा नहीं मिलता था, हम्म। लोगों के पैसे डूब जाते। तो हमें यही लगा कि एटलीस्ट ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसमें लोगों के पैसे नहीं डूबेंगे, कम से कम हम्म। ये सेफ रहेगा। तो हम्म। ये सोचते हुए हमने कहा कि एटलीस्ट सर कि 2 BHK का फ्लैट हम अपना जो है ले लेते हैं, तो कम से कम भविष्य में वहाँ रहने का मौका मिलेगा। वहां हम्म। तो सर कि वहाँ एयरपोर्ट आ रहा है, डेवलपमेंट आ रहा है, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी फ्यूचर में, जो कि हमने हम्म। 2013 में सोचा था सर। लेकिन आज करंट सिचुएशन देखते हैं सर, वहाँ एकदम बंद पड़ा है सर, वहाँ रहने तक की कंडीशन नहीं है। सर हम्म। मैंने अपना फ्लैट जो है 2013 में फॉर्म भरा था, और 11 अक्टूबर 2021 को मैंने अपनी रजिस्ट्री कराई थी सर। क्योंकि हम्म। वहां से ये आ गया जिनका उसमें ये था कि सर अगर लिफ्ट 4th फ्लोर के नीचे जितने फ्लैट हैं 2 BHK वाले, उनको लिफ्ट की जरूरत नहीं पड़ती है हम्म। अथॉरिटी के हिसाब से, तो वो अपनी हम्म। रजिस्ट्री करवा ले सर। तो हमने तो सर उसकी रजिस्ट्री करा ली सर, लेकिन मेरा सबसे बड़ा कंसर्न था, अगर जिनके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं, मेरी मदर सर वॉक में करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो कैसे चढ़ के जाएंगे? इन्होंने सर तो बोल दिया कि लिफ्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। हम्म। त्रिपाठी सर सीनियर सिटीजन है, वो कैसे 4th फ्लोर तक चढ़ के जाएंगे? हम्म। प्राधिकरण ने सर मतलब होता ना कि बिना सोचे समझे कह दिया कि आप कर लें सर, लेकिन पॉसिबल नहीं होता सर। जो हम्म। सीनियर सिटीजन है उनको आगे बढ़ना करना सर, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनको हम्म। दिक्कत होगी सर, हमें दिक्कत होगी। हम्म। तो वहां हमें लगा कि अपनी बात रखनी चाहिए, तो फिर सर हमने कब्जा लिया। कब्जा लेने के बाद सर उधर कोरोना काफी चल रहा था, तो हम्म। हमने वो करा लिया। तो रजिस्ट्री कराने के बाद उन्होंने कहा सर उसमें भी वही पैसा सेम हुआ कि आप आपका 35,000 लगभग आपका वाटर वाटर टैक्स था, फिर आपका RW के नाम में 1,25,000 था, और 1 लाख रुपये जो कार पार्किंग का था सर, कि आप कर रहे हैं आपको सब कुछ मिल जाएगा। सर ये हालत है, मैंने IRS कितनी बार खोला है, मतलब कम से कम मैंने सर 15 से 20 IGRS खोल रखे हैं सर। हर हम्म। में ये जवाब आता है शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। आज तक कोई मुझे डेट नहीं मिली, मैंने इनफैक्ट RTI तक भी लगाना पड़ा मुझे, मैं रिक्वेस्ट की, मैं सर मुझे डेट बताओ सर।
अभी सर क्या है कि कोई चीजें है नहीं सर, लोग आवंटी वहां पे आ जाएंगे, फिर आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगता है सर, जब वो जगह बसने लगती है। वो चीज को हटाने के लिए मैंने कई बार रिक्वेस्ट की सर कि आप एटलीस्ट ये कर दिए कि हमें अलॉट कर दिए, ताकि कोई भी मैं अगर मैं अपनी गाड़ी लाऊं तो मैं यहीं खड़ा करूं, किसी आपस में लड़ाई झगड़ा वहां नहीं होना चाहिए सर। हम एज अ फैमिली रहने आए हैं, वहाँ पे नेबर बनने आए हैं, कि दूसरे से किसी लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए। तो सर आज तक वो काम नहीं हुआ, मैं बार बार रिक्वेस्ट करके हर रिक्वेस्ट यही करता था, सर ये काम ये कराइए। दूसरा सर, अभी मैं गया था, उसके बाद सर सबसे चीज है कि वहाँ पे पावर की इशू बहुत हो जाती है सर, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, कि वहाँ पे सर फ्रीक्वेंट, सर जबकि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो रहा है और अच्छा सेक्टर यमुना अथॉरिटी का बन रहा है, वहाँ लाइट होना जरूरी है, वहाँ लाइट की बहुत शॉर्टेज होती है सर, लाइट नहीं ना के बराबर होती है सर। कंप्लेन करते रहो, फिर 7 घंटे 8 घंटे बाद वो कॉल करके पूछते हैं पावर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले कि आपके यहाँ लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है वहाँ के लिए सर। तो इसके पहले था सर कि वहाँ पे लिफ्ट कैसे चालू हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि लिफ्ट है नहीं। हमने हमने त्रिपाठी सर ने मिलकर बहुत फाइट की कि सर एटलीस्ट लिफ्ट चालू हो जाए, यहाँ तक लिफ्ट भी नहीं थी सर, पानी तक नहीं था। वहां मैं सर अपना गृह प्रवेश कराया था 26 जनवरी को, सरस्वती सरस्वती माता का वो पड़ता है सर, फेस्टिवल पड़ता है उस दिन, हमने 26 जनवरी को करवाया था। नाम भूल गया। तो उसमें जो है सर, वहां पे इनफैक्ट मेरी फैमिली गई, हमने पूजा पाठ पूरा किया सर, वहां पीने तक का पानी नहीं था। मदर थी, मेरी वाइफ थी सर, वो जा रही है वहाँ, फीमेल्स को वॉशरूम जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी सर, ये हालत थी सर, बहुत बुरी कंडीशन थी सर। अब कई बार सर रिक्वेस्ट किए, फॉलो अप करते रहे कि सर एटलीस्ट कंडीशन तो कर दो, पानी तो चालू हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, पानी सर अभी चालू नहीं होगा, हम करवाएंगे। वो थोड़ा सा पानी भरते, चला के दिखा के फिर बंद कर देते थे, ताकि जो ओरिजिनल कहानी है वो पता ना चले, कि अगर पानी पूरा खोल देंगे तो दुनिया भर की सीपेज आ जाएगी, जो इन लोगों को भी पता है। और सर वही हुआ। फिर जब हम लोग ने पीछे पड़ना शुरू किया तो लिफ्ट किस तरीके चालू हुई, तब तो हम जाके सर टंकी की कंडीशन देखी, ऊपर टंकी की कंडीशन क्या है, वो बहुत बुरी हालत में थी। क्योंकि इसे 16 मंजिल तक जाना पॉसिबल नहीं है, हमारी टंकी 16 मंजिल पे 50,000 लीटर या 1,000 लीटर, 1 लाख लीटर की। तो वो तो एक बार गए देखे, पानी की हालत इतनी खराब थी, तो हमने बार बार रिक्वेस्ट किया, ये पानी आदमी हमें घर में यूज करना है, यूज कैसे कर रहे हैं सर, ये बहुत बुरी हालत थी। इसके बाद फिर से किसी तरीके से लिफ्ट चालू हुई। वो त्रिपाठी सर, हम लोग ने काफी रिक्वेस्ट की, पीछे पड़े, तब जाके सर इनका 10 या 11 अप्रैल के आसपास वही एनओसी आया, तब इनकी जो है टेस्टिंग कंप्लीट हुई, तब जाके यूज हुआ सर। सर सबसे बड़ा पॉइंट है, बिना ओसी के और सीसी के कभी तो अलाउड, जब अथॉरिटी अलाउ नहीं करती तो अपने फ्लैट में कैसे सर, वो हमें बाउंड कर दी कि आप ओसी करा लीजिए, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो कभी अलाउ ही नहीं करना चाहिए था। उसमें क्या दिक्कत है, क्या चैलेंजेस है, आपने कुछ इंस्पेक्ट नहीं किया, कुछ देखा नहीं, आपने करके बस करा लो, जाके रहो सर। वो जंगल है सर इस समय, वहां देख सर जाके रहने लायक नहीं होता, वहां जो लोग रह रहे हैं वहां लाइट गायब होती है, फैसिलिटीज नहीं मिलती आदमी को सर, गार्ड तक नहीं होते हैं वहां, लोग सामान लगाते, सामान गायब हो जाता है सर। इतनी दिक्कत है सर, बाउंड्री वॉल है, गेट का काम है सर, वहां लटका पड़ा है। कहते हैं कि हो रहा है, मुझे तो, मैं सर फ्रिक्वेंटली आता रहता हूँ सर, मुझे नहीं दिखता है। मुझे फिर आके एक बार रिक्वेस्ट करना पड़ता है, मैं कंप्लेंट फिर खोलता हूँ आईजीआरएस पे, मुझे फिर वही जवाब मिल जाता है घूम फिर के, हो रहा है, चल रहा है, काम हो जाएगा। कब होगा, कब तक होगा, ये डेडलाइन नहीं आती सर आज तक मेरे पास। मैं कई बार रिक्वेस्ट किया कि सर एटलीस्ट ये करा दिया जाए कि वहां रहने लायक कंडीशन हो जाए। लोग आए सर आके, जहाँ लगता है सर मैंने अपना जिंदगी भर की कमाई लगाई, मैं इतना लोन पे कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आने वाला लगे कि हाँ सर मैं कुछ सही जगह इन्वेस्ट किया अपना पैसा। वो बहुत बड़ा दुख है सर अपने लिए, कि हम इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारा इतना पैसा लगा है सर, 1-2 रुपए नहीं लगाए हैं, हमने जिंदगी भर की कमाई हम लोग की लगी है सर। उस टाइम मध्यम श्रेणी के लिए रेंट पे मैं रह रहा हूँ और अपने घर की ईएमआई पे कर रहा हूँ, लेकिन रहने लायक कंडीशन नहीं हो पाती सर, ये इतना बड़ा वहाँ चैलेंज है जो वहाँ। बच्चे पढ़ने वाले हैं, जब उनके लिए सुविधाएं नहीं है, ना पार्क है, पब्लिक वहां जाने, अच्छा सबसे बड़ी बात ये, आप वहाँ पहुंचते कैसे हैं, जाते कैसे हैं, अगर किसी के पास वाहन नहीं है वो सर कैसे जाएगा वहां सर पे? यहाँ से सर यहाँ से ऑटो बुक करके जाना पड़ता है, ऑटो या हम्म। आप आने जाने का आपका 600 रुपये एक दिन का लेता है। कितना? 600 रुपये से परी चौक से वहां तक जा सकते हैं, बयासी तक जाने का, छह एक सौ दिन का रुपये सर। अच्छा। 600 रुपये करके जाने का। हम्म। आप शेयरिंग में जाएंगे सर तो भी 150-200 रुपये से कम नहीं लेगा सर यहाँ पे। सर साधन तो है ही नहीं सर, कोई जाने में जल्दी तैयार नहीं होता, कहता है एक सवारी कौन लेके जाएगा आपको, वहां तो मुझे कुछ मिलना नहीं है। तो उस परिसर में सबसे कितने बड़ा लोग रह रहे हैं, और उनके बच्चों की पढ़ाई का, या जो हम मेडिकल फैसिलिटी का, जैसा भी त्रिपाठी जी ने भी कहा, मेडिकल सर फैसिलिटी मेडिकल वहां से कितनी फैसिलिटी दूर बहुत है मुश्किल और है स्कूल कितनी दूर सर। है? सर स्कूल जैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी है सर, वहां से कम अगर देखें तो सर छोटा छोटा एक रास्ता है जो डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है यमुना एक्सप्रेसवे से। मेरे ख्याल से हाई कोर्ट का ऑर्डर आ भी गया है
कि वहां पे काम आगे बढ़ाया जा सकता है, जहां तक मेरी नॉलेज है सर, श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहां तक मुझे न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला है कि वहां की जमीन का जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया है, काम बढ़ जाता है, जिससे हमारा सेक्टर 22 भी डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है। नहीं तो हमें सब घूम के अपने फ्लैटों में आना पड़ता है, वो लगभग 4.5 किलोमीटर पड़ जाता है, गलगोटी एरिया से 4.5 से 6 किलोमीटर से पड़ जाता है। हमें वीवो वाले रास्ते, वीवो कंपनी, पतंजलि कंपनी घूमते हुए जाना पड़ता है, तो लगभग वो 6 किलोमीटर का एरिया पड़ जाता है सर, लंबा। तो सर लोग भी सोचते हैं, अगर गलगोटिया के स्टूडेंट सोचते हैं कि सर हम यहाँ के रहें भी, तो वो भी कहते हैं सर सबसे बड़ा इशू है यहाँ तो मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, यहाँ इंटरनेट नहीं आता, यहाँ ब्रॉडबैंड की दिक्कत है सर, यहाँ पे टावर नहीं है, यहाँ नेटवर्क नहीं आता, हम बिना इंटरनेट के तो यहाँ काम कैसे कर सकते हैं सर। हम तो सोचते हैं सर रेंट पे देना शुरू करें, तो लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज उनके पास यही आता है, वो यही बात कहते हैं, सर हम आ तो जाएंगे लेकिन हमें जाने के लिए कन्वेंस नहीं है, हम आ तो गए, यहाँ पे रात में डर लगता है, कैसे जाएं सर, यहाँ सिक्योरिटी नहीं दिखती उतनी हमें, सर दिखते हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड भी हमें नहीं मिलते हैं, तो इतनी सारी चैलेंजेस सर दिखते हैं, क्या करें सर। सर शाम को आप जाएंगे आपको खुद डर लगेगा सर आपको। तो इस संबंध में किस अधिकारी से अभी तक मुलाकात आपकी हुई है और उन्होंने क्या कहा और उस पर कितना अमल हुआ? सर हम लोग की भाटिया सर से भाटिया सर हैं, मुझसे मिले हैं, उन्होंने उनके सामने अपनी प्रॉब्लम रखी, सर ऐसा हो रहा है, हम बहुत परेशानी दिक्कत में हैं, थोड़ी हमारी हेल्प करें। फिर सर सीओ सर के सामने भी हमने अपनी बात रखी है, हमने सर जीएम सर के सामने भी रखी है, तो थोड़ा थोड़ा सर सहयोग तो मिलता है, लेकिन वो सब पूरा काम नहीं बन पा रहा है। सर सहयोग मिलता है लेकिन जो पूरा काम होता है ना सर, एक बार करके खत्म कर देना सर, वो नहीं हो पा रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो बन जा रहा है सर। सर कंडीशन चाह रहे हैं कि वो ऐसी हो जाए ना कि हम लोग जाके उसमें रह पाए सर। सर थोड़ा थोड़ा ऑफिसर पुश करते हैं, ऊपर से जब ऑर्डर आता है तो नीचे आता है, नीचे से फिर जीएम सर आता है, फिर जीएम सर पुश करते हैं तो काम थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर चीजें वहीं रुक जाती हैं सर। ये सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है सर, कि अगर एक फ्लो बना है ना, एक स्पीड में काम हो जाए सर, तो सब काम खत्म हो जाए सर, वो फुटकर काम चक्कर में सर सब काम लटक जाता है सर, ये सबसे बड़ा एक दिक्कत है सर। सर वहाँ बस सुविधा भी स्टार्ट की हुई थी, हमारे माननीय विधायक जी हैं सर, धीरेन्द्र सर हैं, उन्होंने स्टार्ट भी कराया था बस फैसिलिटी, फिर पता नहीं क्या हुआ कि बस की फैसिलिटी शट डाउन हो गई, वो आगे अच्छा, बढ़ी ही नहीं बस। सर कितने उन्होंने दिन चली किया था, बस? सर मेरे ख्याल से हार्डली 3-4 दिन बस, 3-4 दिन या महीने भर रही होगी सर। हम्म, ये शायद मार्च या अप्रैल की बात है सर, हम लोग बहुत खुश हो गए कि एटलीस्ट सब बस फैसिलिटी शुरू हो गई, परी हम्म, चौक आने जाने की खत्म, अब लोग बसना शुरू हो जाएंगे। हम्म, लोग बड़े खुश थे सर कि फिर उसकी, यहाँ तक कि नेट पे ट्विटर पे हर जगह वो चीज आएगी कि शुरू हो गया। तो हम्म, सर वो जब दिखे ना कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया, तो लोगों में हो गया कि नहीं अब हम जा सकते हैं सर, कि एटलीस्ट सर कम से कम 40-50 रुपए में जाके आ सकते हैं सर, सस्ते रेट में। कुछ दिन बाद पता चला सर वहां पे कुछ लोग वहां रह भी रहे हैं सर, वो कहते हैं सर कुछ दिन बाद सर्विस ही बंद हो गई, अब आगे बढ़े कैसे। सर तो जितना हम, हमारा जितना पुश था, जो आगे चीजें बढ़ी थी, वो सब खत्म हो गई सर। हम्म, फिर हम लास्ट संडे ही गए थे सर, लास्ट संडे 30 पिछले हफ्ते सर, वहां देखते हैं सर कि मतलब जानवर ढेर सारे हैं सर, झुंड बड़ा हुआ है उनका, गंदगी बहुत सारी है सर, यहाँ तक कि पूरे फ्लैटों का जो व्हाइट वॉश होता है वो तक नहीं हुआ है सर। उसके बाद रेलिंग खराब कंडीशन में है, कुछ कुछ जगह पे टूटे टूटे लगते हैं सर, मतलब सीवर की पाइपलाइन नहीं कनेक्टेड नहीं है सर, मतलब बहुत सारे सर चैलेंजेस हैं वहाँ पे। सर चाहते हैं कि इतनी रिक्वेस्ट कर देंगे बस, सर हमें और कोई दिक्कत नहीं है सर, बस हमें कि सर आप बेसिक फैसिलिटी एटलीस्ट वहाँ एटलीस्ट नहीं शुरू कर दें हैं कि हम रहना शुरू कर पाए वहाँ पे सर, लोग रहेंगे, सेक्टर बढ़ेगा, तो एटलीस्ट हम भी सब अपनी बात कहेंगे ना कि आप आके यहाँ पे आगे बसिए, हर कोई वहाँ पे इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा। बिल्कुल। मैं किशोर जी के पास आऊंगा। किशोर जी, ये बताइए कि कैसे जैसे मूल सुविधाएं होती हैं, खास तौर पर बाजार है, दूध की, जो परिवार वहाँ रह रहे हैं उनको दूध कैसे मिलता है, फल कैसे मिलते हैं, उसके अलावा दवाइयाँ कैसे मिलती हैं, स्वास्थ्य सुविधा वहाँ कितनी दूर है, और आप लोगों ने इस, क्योंकि आप पॉइंट वाइज बता सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो इतने महत्वपूर्ण हैं कि अगर उन पर काम नहीं हुआ तो वहां लोगों का रहना मुश्किल होगा, जो लोग वहां रह भी रहे हैं वो भी पलायन कर जाएंगे। तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आपको, क्या किसी अधिकारी ने वहां मौके पर जाकर निरीक्षण किया, मौके पर मुआयना किया, जिससे कि अधिकारियों ने गंभीरता से उस पर काम शुरू किया हो? और अभी पिछले दिनों पता चला था कि एक साइट ऑफिस भी वहां खुल रहा है, और जैसे इन्होंने बताया कि बस चली थी वो बंद हो गई, तो बस बंद होने के बाद भी आपने अधिकारियों से संपर्क साधा होगा, तो उन्होंने क्या कहा? जी किशोर जी। नमस्कार सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके मंच पे हम जी, लोग को बुलाने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी उम्मीद है हम सबके लिए आपकी कि आवाज हम कम यहाँ आ रही है। पे सारे अपने। हेलो आवाज कम आ रही है सर, आपकी। आपको आवाज हाँ, हाँ आ पा रही बोलिए। है आवाज? हाँ अब आ रही है। हाँ सर, मेरे
ये बहुत बड़ा मंच है हम सबके लिए, जो हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और बता रहे हैं अपनी बातों को। इसमें कुछ पॉइंट्स है जो मैं सबसे ज्यादा वहाँ पे अफोर्डेबल फ्लैट्स, तो मैं उन समस्याओं के बारे में एक बात रखना चाहूंगा कि क्या क्या समस्याएं वो फेस कर रहे हैं, क्या क्या उनको परेशानियां वहाँ पे हो रही हैं। जी और जिसमें कि सबसे पहले है कि वहाँ पे एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। मैं एक पॉइंट बता दूं, जो कि सबसे अच्छा शॉर्ट रूट हो जाएगा, तभी हम्म का विकास हो सकता है। जब तक वहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे से नहीं हो, अभी हमें बहुत गाँव से, जिस प्रकार शशांक जी ने बताया, त्रिपाठी सर ने बताया कि हमें बहुत घूम के आना पड़ रहा है, और जिस तरीके से हम घूम के आ रहे हैं वहीं पे कहीं पे भी कोई साइंस नहीं है, साइन कि आपको इस तरीके से जाओ, इस तरीके से जाओ। रात को गांव से आने लायक नहीं होता माहौल, इतना गंदा माहौल है कि आप क्या बताएं। मैं वहाँ पे हर मतलब बीच बीच में संडे संडे जाता रहता हूँ, बट वहाँ की हालात बहुत ही दयनीय है। हमें इतना दुख होता है कि हमने वहाँ इतना पैसा लगाया, एक एक पैसा जोड़ के आदमी पैसा जोड़ता है, और हमने वहाँ लगाया और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। जिसमें कुछ पॉइंट्स में और बताते चल रहा हूँ आपको। पार्किंग, जो पार्किंग की जो सड़कें हैं सब क्षतिग्रस्त। पार्क बना दिए हैं खाली नाम के, जिनके अंदर ना कोई बेंच है, ना कोई बैठने का सिस्टम है, कुछ नहीं है। बिल्डिंगों में सारी रेलिंग्स में जंग लग चुका है, कोई पेंट नहीं है। बाहर से पूरे फ्लैटों की हालत खराब है, कोई रंग रोगन नहीं हो रखा है। साथ में अभी हमारे वहाँ पे इंटरनेट, आदमी जब वहाँ रहेगा, जब तक उसके फोन का नेटवर्क सर्विस सही नहीं होगा, वो कैसे रहे। कई लोग वहाँ रह के भी गए और वहाँ पे इस वजह से छोड़ के आ गए क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत खराब है। आप कमरे के अंदर बैठ के बात नहीं कर सकते, दो दो तीन तीन दिन तक वहाँ लाइट नहीं आती। किसी को कंप्लेन करो, कोई सुनवाई नहीं है। हाँ हो रहा है, कंप्लेन दर्ज हो गई है, बस काम चल रहा है, काम चल रहा है, यही समझ। स्ट्रीट लाइट जो है वो काम नहीं करती हैं। और जितने भी हमारे, बल्कि हमारा जो प्राधिकरण का ऑफिस नया दफ्तर खुला, हमें इसमें उम्मीद थी कि इसके आने के बाद शायद बहुत सुधार होंगे, बहुत कार्य होंगे, अभी तक कुछ नहीं है। जब तक ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, सड़कें, ये चीजें नहीं देंगे, मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी, दूध की दुकान, सब्जी की दुकान, किराना की दुकान, ये सब वहाँ अवेलेबल होना चाहिए, तभी वहाँ आदमी जाके रहेगा। आप वहाँ इस हिसाब से अभी वीराना सा रखता है, क्योंकि कोई वहाँ कैसे रहेगा। वहां पे ऐसा लगता है कि कोई रात में आए, यहाँ पे चोरी हो जाएगी, यहाँ पे इस तरीके से, और डर लगता है रात को। तो हमारा यही गुजारिश रहेगी कि योगी जी यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान दें। प्राधिकरण का काम जिस तरह से हम सब जानते हैं कि योगी से बढ़िया काम किसी का नहीं, तो उम्मीद है कि यहाँ पे भी उनको पर्सनली वो करेंगे, क्योंकि अब अधिकारी लोग, यमुना अधिकारी वाले, उनको क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, हमें तो नहीं पता। क्योंकि हमने तो कई कंप्लेंट यूपी ऑफिस में भी डाली, उत्तर प्रदेश के में पीएम ऑफिस में, हर जगह कंप्लेंट डाली, मगर उनकी लेटर जो जाता है यमुना प्राधिकरण को जाता है कि इनकी सुनवाई करें। यमुना प्राधिकरण केवल एक ही जवाब देता है कि सुनवाई, काम चल रहा है, काम चल रहा है। वो पता नहीं किस तरीके का काम चल रहा है और कब वो खत्म होगा। तो इस तरीके से हम लोग काफी परेशान हैं। और आपको मैं इस चीजों में, कई चीजों में बताऊंगा कि हम लोग कई चीजें जो कर चुके हैं, जिनमें कई सारी चीजें हैं, बट वहां पे जब तक वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। ये देखिए, हमने इस तरीके का हो गए 10 साल, अब भी है आवल्टी बेहाल। इस तरीके के बैनर, इस तरह के कई चीजें हमने वहां पे यूज करी, तो हम वहां पे करते आ रहे हैं। और ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि अधिकारी लोग करते हैं, थोड़े टाइम अलर्ट मोड पे आएंगे, उनको लगेगा कि हाँ कुछ समय काम होगा, फिर वो ठंडे बस्ते में जाके बैठ जाए। जब तक वो अलर्ट मोड पे नहीं आए। आपकी आवाज बंद हो रही है, आवाज, आपका स्पीकर बंद हो गया है। पैसे वाले गरीब दर्जा का आदमी है, तो उनको आगे आना। तो मैं राकेश जी से, त्रिपाठी जी से बात करूंगा। त्रिपाठी जी ये बताइए कि अब तक अगर हम 4 या 5 मेन मुद्दे लें जिससे अधिकारी जिस पर प्राथमिकता से काम करें, वो क्या है, जिससे कि आम आदमी, मेरे ख्याल से 8,000 फ्लैट आपने बताए, वहाँ 8,000 करीब फ्लैट हैं जो ईडब्ल्यूएस जनता वो है, तो क्या 4-5 मुद्दे हैं जिन पर तेजी से काम होना चाहिए? ये पहला मुद्दा तो ये है, वहां पे बाउंड्री वाल बहुत जरूरी है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बाउंड्री वाल बहुत जरूरी है। सारा ओपन है, जिसमें अनवांटेड लोग, गाय भैंस और वैसे भी लोग आते जाते रहते हैं। तो सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है वहां का। सुरक्षा बहुत जरूरी है। दूसरा ये है, वहां पे लोकल शॉपिंग सेंटर होना बहुत जरूरी है। नर्सरी स्कूल चाहिए। हर आदमी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी नहीं गया हुआ है, उसको बेसिक फैसिलिटी नर्सरी का भी चाहिए। कम से कम अगर किसी को चोट लग जाए तो कम से कम पट्टी बंधवाने तक के लिए तो कोई डिस्पेंसरी चाहिए। मतलब वहां पे पुलिस चौकी भी नहीं है, मतलब कोई भी फैसिलिटी के नाम पे वहां पे कुछ भी नहीं है। जी जी।
और स्थिति ये है फ्लैटों की कि वहां के प्लास्टर जो है झड़ने शुरू हो गए हैं। जो बनाया हुआ है, जरा से सीपे जाने के बाद पूरा हुआ। अथॉरिटी से पर्दा झाड़ने के लिए तैयार बैठी हुई है, कहती है हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जबकि अभी 10% फ्लैट का कब्जा हुआ है, 90% अभी फ्लैट है और जिम्मेदारी से अभी से भाग रहे हैं वो। हम्म। तो ये जानकारी है कुल कितने फ्लैट किस किस कैटेगरी के हैं वहां पे? वहां पे EWS के हैं, जनता फ्लैट हैं, LIG हैं और MIG कितने हैं। तीन कितने कितने कैटेगरी फ्लैट के हैं? फ्लैट हैं। कितने फ्लैट हैं और लगभग 8,000 फ्लैट हैं टोटल? जी। तो 8,000 का मतलब अभी आबादी कितनी है वहाँ फ्लैटों में? 100 आबादी दो अभी सौ ज्यादा नहीं है एक्चुअली सर। अभी ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम के कारण लोग वहां पे लगभग 80-90 लोग केवल रह रहे हैं अभी, हम्म। अच्छा। क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन नहीं है। और हम्म। कोई पढ़ने का व्यवस्था नहीं। बच्चे वहाँ कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? छोटे बच्चे, हर बच्चे गलगोटी यूनिवर्सिटी तो जा नहीं पाएंगे। हम्म। बेसिक चाहिए, नर्सरी स्कूल भी चाहिए वहां पर, हाँ, कहाँ नर्सरी भी जाएंगे चाहिए, बच्चे? नर्सरी भी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी भी चाहिए, सीनियर सारे चाहिए सेकेंडरी भी होंगे। चाहिए। हाँ। तो अच्छा। इस बारे में अच्छा, कोई। जो एक्सप्रेस हम्म। जी जी बताइए एक्सप्रेस बताइए। वे से फ्लाइट की कनेक्टिविटी नहीं है कोई। हम्म। आप समझिए, जब हम लोग को नोएडा से जाना होता है तो गूगल मैप के थ्रू वहां पे पहुंचना होता है। कहीं पे हम्म। डायरेक्शन बोर्ड भी नहीं लगाया कि आप वहां पहुंचेंगे कैसे। हम्म। ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बड़ा थ्रेट होता है कि हम लोग वहां पहुंचे कैसे। और हम्म। अगर नेट काम करना बंद हो गया तो रास्ता भी हम लोग भूल जाते हैं कैसे पहुंचे वहां पर। हम्म। इनको डायरेक्शन बोर्ड तक नहीं दिया, कनेक्टिविटी दिया ही नहीं इन्होंने। हम्म। तो इस तो तरीके जब। से बहुत ही समस्याएं वहां आज भी जो है हम लोग चैलेंज के रूप में बनी हुई है। और हम्म। प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट बिल्कुल निष्क्रिय बना हुआ है। हम्म। आज भी इनसे मांगा जाए कंप्लीशन सर्टिफिकेट फ्लैटों का दो, जिनके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट आज भी अवेलेबल नहीं है। बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के कभी भी फ्लैट आवंटित नहीं हुआ करता, हम्म। लेकिन बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट फ्लैट आवंटित कर रहे हैं। मैं आपको हम्म। भेजूंगा, आप देखेंगे कि ग्रेटर हम्म। नोएडा भी कंप्लीशन के बाद ही जो है अलॉटमेंट करता है। हम्म। नहीं, हर एक आधे का ये अधूरे फ्लैट रूल है, ये जैसा। तो हर एक का रूल है कि जी। कंप्लीशन कंप्लीशन के बाद ही सर्ट पोजीशन दिया मैंने जाता है, रजिस्ट्री होती है। और बिना कंप्लीशन मैंने के तो मैंने कई रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती। जब बिल्डर पे आपत्ति है मैं बिना कंप्लीशन कंप्लीशन के। जी। मैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट मांगने के लिए CIC तक अपील किया, इसके हाँ। बावजूद भी कंप्लीशन नहीं दे पाए। हम्म। इनके प्रोजेक्ट इंजीनियर कहते हैं कि कंप्लीशन से आप लोगों का क्या मतलब? हम्म। अरे भाई, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं तो अलॉटमेंट किस बात का? हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हाँ। बहुत बड़ा चैलेंज है, बिना कंप्लीशन के फ्लैट को का आवंटन किया। इवन हम्म। जो पानी की टंकियां हैं उसकी सफाई नहीं की। जब पानी हम्म। भरा गया पूरे फ्लैटों में सीपेज आ गया। और हम्म। सीपेज ठीक करना इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी से हर तरीके से भाग रही है ये। किशोर जी कुछ बोलना हाँ। चाह रहे हैं? किशोर जी, किशोर जी, वो बंद कर रखा उन्होंने। हाँ, किशोर जी जब तक आएंगे, शशांक जी, ये बताइए शशांक जी, आपके नजर में, क्योंकि आपने केवल गलगोटिया की बात की है, और जो बात त्रिपाठी जी ने कही कि छोटे बच्चे भी हैं परिवार में, उनके लिए बिल्कुल भी सर। नर्सरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल चाहिए। और जो रहेंगे, जैसे मदर डेयरी है, बाजार है, कोई भी माल, इस तरह के मार्केट है जिसमें लोग शाम को जा सकते हैं फैमिली के साथ, ऐसे कोई पार्क हो जिसमें बच्चे खेल सकते हो, कोई खेल के मैदान हो, क्या इस तरह इस सब चीजों की जरूरत नहीं है? और दूसरी बात ये कि मैं ये भी सब ये चीज़ जानना बिल्कुल चाहता सर हूँ कि जो लगता है। 8,000 फ्लैट हैं वो सारे मल्टी स्टोरी हैं, कितने टावरों में है? थोड़ी सी जानकारी, बेसिक जानकारी मिल सकती है? सर लगभग तो जैसे कि एक फ्लैट में सर जो है हमारे पास लगभग जो MIG फ्लैट के हैं उसके लगभग 6 से 7 टावर हैं सर। और अच्छा। एक हाँ सर, एक टावर में एक फ्लोर पे 6 जो है आपके हम्म। फ्लैट है सर, 2 BHK वाले। और हम्म। 16 मंजिले का 16 × 96 सर, 96 फ्लैट जो हैं एक तरीके से हम्म। हो रहे हैं सर। लगभग हम्म। 1000 फ्लैट के आसपास आपके 2 BHK वाले हैं सर। अच्छा। आपके जो MIG वाले हैं सर वो भी आपके लगभग 4000 के आसपास वो हैं सर। और 3 से 4 हजार हमारे छोटे वाले फ्लैट्स हैं सर, EWS वाले। हम्म। तो 8,000 की संख्या सर बहुत बड़ी संख्या होती है फ्लैटों की। हम्म। वहां पे अगर लोग रहने लग जाए तो वो पूरा शहर बन जाए सर। हम्म। वहां पे सर एक छोटा सा हॉस्पिटल भी नियर बाई नहीं है कि अगर किसी को जरूरत पड़ जाए सर तो आदमी जाए कैसे सर वहां पे। हम्म। जो त्रिपाठी सर कह रहे थे वो बहुत सही पॉइंट कह रहे थे, वहाँ स्कूल नहीं है, अगर कोई फैमिली वाला रहना शुरू करे सर वहाँ पे तो हम्म। बच्चों को स्कूल कहाँ भेजेगा सर।
सर गलगोटिया की फीस बहुत हाई होती है, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता सर। नॉर्मल फैमिली वाले वहां अगर रहना शुरू करेंगे तो उनको चाहिए कम से कम एक नियर बाई स्कूल हो, वहां पे नियर बाई जो है आपके शॉप्स हो, दुकानों, आदमी अपना ग्रोसरी का घर का राशन ला सके, ताकि उससे दूर सर उसको मिनिमम कुछ भी लाने के लिए मिनिमम दनकौर जाना पड़ेगा। दनकौर भी सर 5 किलोमीटर दूर है, बगल में नहीं है सर, 5 से 6 किलोमीटर कम से कम उसको अंदर जाना होगा तब जाकर उसको कुछ मिल पाएगा। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है सब्जी वगैरह की जो जरूरत है, सब्जी वगैरह फल वगैरह, उसके भी कोई आसपास में कुछ नहीं है? सर। हम तो जाते हैं सर, हमें रास्ते में तो कुछ नहीं दिखता है सर, हमें तो वीवो वाले रास्ते से जाना होता है जो हम्म, बना है सर, और उस रास्ते हम्म, में सर कुछ भी नहीं दिखता है। वो बस एकदम सुनसान है सर, अगर आप दिन दिन में चले जाएं तो चले जाएं सर, रात में जाने में डर लगता है, जो सच बात हम्म, है। हम्म, तो सर आ, अगर वो चीजें कनेक्टिविटी हो जाएगी सर, अगर यमुना एक्सप्रेस वे की मेन जो है, मेन हम्म, सेक्टर 22 से जो हमें 5-6 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, वो हार्डली 1.5 से 2 किलोमीटर हो जाएगा। हम्म, इतना सा डिफरेंस आ जाएगा। और हम्म, रोड है सर, लेकिन गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा उस पर एक्शन, तब कुछ हो पाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। किशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? किशोर जी। जी सर। सर मैं एक्चुअली अभी आप जब वो अफोर्डेबल फ्लैट्स वाले बता रहे थे कि कितने हैं, मैं आपकी उसका आवाज डिटेल थोड़ी बता रहा साफ नहीं है, आवाज आपकी डिस्टर्ब है, आवाज हूँ। डिस्टर्ब है हेलो, आपकी। आ रही है सर? आ हाँ, रही है सर, हल्की आवाज आ हल्की रही है? बीच बीच में डिस्टर्ब हो रही है आवाज आपकी, स्पष्ट नहीं आ रही। हाँ, हेलो, बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ, हाँ अब तो आ रही सर, है। मेरा कहने का जब आप हाँ अफोर्डेबल फ्लैट्स के बारे में आप पूछ रहे थे कि कितने हैं, तो हम्म, दैट इज अराउंड जो अफोर्डेबल फ्लैट्स हैं जो कि हम्म, 29 स्क्वायर मीटर के हैं, वो हम्म, अराउंड आपके 5,000 के आसपास होंगे। जो वहाँ हम्म, पे 45,000, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये नंबर्स का मुझे आइडिया है, और हम्म, इन्हीं नंबरों से मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि वहाँ पे एक खास बात क्या है। जो हम्म, फ्लैट नंबर जी। 3600 3600 से लेके हम्म, 4200 तक जो हम्म, फ्लैट्स हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्टर है मिस्टर परमेश्वर दयाल, हम्म, जिनका हम्म, शुभ नाम है परमेश्वर दयाल, जो कि वहाँ है ही नहीं। उनका अच्छा। वो केवल वहाँ कॉन्ट्रैक्टर है। हाँ, वहाँ हम्म, केस उन्होंने पता नहीं कहते हैं केस जीत रखा है, अभी तक उन साहब के वहाँ दर्शन नहीं हुए। तो हम्म, जिन जिन फ्लैट के वहाँ पे फ्लैट्स हैं, वो इतने परेशान है वो लोग कि किसके पास हम्म, जाके दरखास्त करें। अब जाके यमुना अथॉरिटी ने उसमें हाथ डाला है, और यमुना हम्म, अथॉरिटी थोड़ा बहुत उसको करके दे रही है। बट हम्म, ये सोचिए सर, 600 फ्लैट उसके अधीन थे, जिसमें कि हम्म, एक मेरा भी था। हम्म, मेरे को यमुना अथॉरिटी के इतने चक्कर लगाने पड़े, उसके बाद जाके मेरा काम हो पाया। हम्म, चलिए, मैं तो इतने चक्कर लगाया, अब हर आदमी क्या इतने चक्कर लगा पाएगा? क्या हम्म, हमारे पास इतना समय है कि हम इनके चक्करों में लगे रहे? हम अपना काम धंधा छोड़ दें, थोड़ा बहुत जो बिल्कुल। कमा रहे हैं वो भी छोड़ दें? हम्म, इतनी मुश्किल के हालात है सर वहां पे। आप, मैं बताऊं कि हर, मतलब वहां पे अगर हाथ रख लो, पूरा जंग लगा हुआ, टूटने लग गई है रैलिंग जो जीने का होता है, सामने ग्रिल से टूट रही है, दरवाजों में कुंडे नहीं है, मतलब हम्म, पूरी क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है। हम्म, उसके बाद बाउंड्री वॉल नहीं है, मेन हम्म, मेन मेन गेट नहीं है, आपके वहाँ नेटवर्क इश्यू नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं, सब जब अगर हम मूलभूत सुविधाएं नहीं देंगे, हम्म, कौन आके कैसे रहे? हमें तो कितनी उम्मीदें थी, कितना अपना आशियाना सर, एक घर आशियाने की क्या क्या चीजें होती है कि हम हम्म, वहां रहेंगे, पुलिस स्टेशन वहां पे, हम्म, जगह हर चीज की अलॉट कर रखी है। ऐसा नहीं है, अगर आप वहां जाएंगे तो आपको बोलेंगे देखिए ये पुलिस स्टेशन की जगह है, ये स्कूल की हम्म, जगह है, ये इसकी हम्म, जगह है। अरे वो बनेगा कब? हम्म, केवल एक ही चीज होती है कि भैया वहां पे लोग नहीं आ रहे। अरे लोग आएंगे कैसे जब तक आप सुविधाएं वहां नहीं दोगे? अभी हम्म, किसी भी चीज के लिए आपको गाँव में जाना पड़ेगा, गाँव में हर हम्म, चीज के रेट, सब्जियों से लेकर हर चीज के बहुत महंगे कर। हम्म, आपको अगर बाहर जाना है लेने के लिए, तो उसके लिए आपको 400 से 500 रुपए लगाने पड़ेंगे हम्म, ट्रांसपोर्ट। तो हम्म, आप किस तरीके से, जो आदमी वहां रहेगा कैसे? हम्म, 2 से 3 दिन लाइट वहां 3 3 दिन बाद आती है सर, इतनी गर्मी है, और बिना पंखे के वहां किस प्रकार आदमी रहेगा? हम्म, कैसे रह पाएगा? मगर जी सर। कोई सुनवाई नहीं होती। हम्म, शशांक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शशांक जी। सर ये कहना चाह रहा हूँ सर, वहाँ पे जो किशोर सर कह रहे हैं पॉइंट एकदम ठीक है। वहाँ सर हर चीज के लिए अलॉटमेंट तो हो रखा है सर, लेकिन वहाँ पे काम प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है सर। सब कुछ ब्लॉक का ब्लॉक पड़ा रहता है। मैं आज भी जाऊंगा सर, मैं सुबह जाता हूँ, देखता हूँ चीजें हैं, वो फोटो लेके आता हूँ सर, और सबको शेयर करता हूँ कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, केवल इसको रिजॉल्व कराएं हम्म, सर, लेकिन काम ऐसे का तैसे ही पड़ा रहता है। हम्म, वो इतना बड़ा चैलेंजिंग है सर, सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है, सिक्योरिटी है, वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज होना, रोड हम्म, की कनेक्टिविटी होना, ताकि हम्म, वहाँ पे लोग हर कुछ रह सके सर। ये कम से हम्म, कम सर 4 से 5 मुद्दा है जो थोड़ा कंप्लीट होने पे लोग वहाँ बच सकेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा है सर वहाँ का सीपेज का। वहाँ हम्म, पे जो पाइप यूज हो रखी है सर, वो बहुत घटिया क्वालिटी यूज हो रखी है, और जो हम्म, स्पेशली 1 BHK वाले हैं उसमें 20 mm की पाइप डिस्क्राइब थी, और हम्म, वहां पे सारी पाइप 16 mm की लग गई है। तो हम्म, ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर ये। हम्म।
कि वहां पे जैसे भी पानी फोर्स में आता है पूरी पाइप फट जाती है वहां सर। अब जाके थोड़ा थोड़ा काम शायद रिप्लेसमेंट का शुरू हुआ है पाइप का। हम्म। सर अभी मेरे पास है यहाँ की वीडियोज आ रही है सर कि वहां पे इतना ज्यादा हमारे एम ब्लॉक में और ओ ब्लॉक में सीपेज आ गए हैं कि बिल्डिंग की हालत बहुत खराब हो रही है। हम्म। जी ये जी। बहुत बड़ा चैलेंज है सर कि अगर इसमें पानी सीप जाएगा सर तो वो बहुत बड़ी दिक्कत कर देगा, पूरे घर बिल्कुल। के स्ट्रक्चर हिला अब देगा सर। हाँ, अब हमारे पास आज का यही तक का समय है, और मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आज आपने अपना समय दिया है। और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह जी से कहना चाहता हूँ कि वो एक बार उनके फ्लैटों का जायजा लें और वहाँ हर सप्ताह कोई ना कोई अधिकारी की ड्यूटी लगाएं, ताकि वहाँ की सारी समस्याओं का समाधान हो। स्कूल हो, अस्पताल हो, बाजार हो, और भी जो सुविधाएं वहाँ पहुंचने की और कनेक्टिविटी बने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट दोबारा से शुरू हो, ताकि लोगों की समस्या दूर हो और वहां पर जो 8,000 फ्लैट हैं वो भर जाएं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही करंट टॉपिक के साथ, चाहे यमुना हो, ग्रेट नोएडा हो, नोएडा हो। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर।